हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट से है, मैटर इन आवर सराउंडिंग से है। उसमें हम पढ़ेंगे आज टॉपिक इवेपोरेशंस। इवेपोरेशंस क्या है? इवेपोरेशंस मींस बाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। तो तुम दिल्ली की जो लाइफ में घटनाएं देखते हो कि जब वाटर जब स्प्रेड हो जाता है, कहीं पे फैल जाता है, तो धीरे धीरे वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इसे हम समझते हैं कैसे हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लोथ्स ड्राई अप। वाटर को जब अनकवर्ड बिन खुला ही छोड़ देते हैं तो वो स्लोली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कपड़ा सूखना ये इवेपोरेशन के कारण ही संभव हो पाता है। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हमने पहले मैटर के फिजिकल नेचर में भी हमने ये समझा था कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। एंड स्मॉल पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म में होता है, वो मूव करता है। हम कह सकते हैं जैसे किसी सॉलिड है, सॉलिड में वो तो फिक्स है, उसमें तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते हैं, बट उसमें भी पार्टिकल्स की मूविंग की टेंडेंसी होती है। लेकिन वो क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होता है, दूसरे पार्टिकल्स से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, इसलिए वो मूव कर नहीं पाता है। बाकी उसमें भी मूविंग टेंडेंसी होती है और हर पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे वो मूव करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी बात को समझते हैं कि जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में भी क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और वो नेवर एट रेस्ट, वो रेस्ट स्टेज में कभी नहीं होते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, किसी भी गैस, लिक्विड और सॉलिड को किसी दिए हुए टेम्परेचर पर देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पे उनके पार्टिकल्स हैं, उनमें अलग अलग अमाउंट्स की, अलग अलग मात्रा की काइनेटिक एनर्जी होती है। गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी ले लो, उनके पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उनमें अलग अलग अमाउंट में होती है। किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जिसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो मूव फास्ट करेगा। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के मूविंग करने के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ही पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। इसे समझना, लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है कि जो उसका सरफेस है, सतह है उसकी, उस सतह की जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ज़्यादा होती है। जबकि लिक्विड में जो नीचे के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई नहीं होती है। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जो सतह के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ अपने नीचे के जो पार्टिकल है उनसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, जबकि जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो अपने चारों ओर के पार्टिकल्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। देन सो उनमें जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, सो इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। चूंकि सतह के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि वो सिर्फ नीचे के पार्टिकल्स से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है, दूसरे पार्टिकल्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में। अब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो वो फ्रीली मूव करेगा, और फ्रीली मूव करके वो सीधा वेपर में कन्वर्ट होके एयर में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। दिस फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, ये जो घटना है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये जो घटना है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे, उस घटना को बोलते हैं, उस फिनोमेनन को बोलते हैं इवेपोरेशन।
तो हम ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब वाटर कहीं पे होता है वो वेपराइज होता है तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट पे तो वो वेपराइज होगा ही वैसे भी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हाई कर रखा होता है, और हाई करने के बाद में एक स्टेज बॉइलिंग पॉइंट का एक टेम्परेचर का एक लेवल आता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देने पर वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में बदलना शुरू करते हैं। लेकिन इवेपोरेशन जो फिनोमेनन है इसमें बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर की बात हो रही है। उससे नीचे के टेम्परेचर पे जब वाटर अपने आप वेपराइज हो जाता है तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशंस। इवेपोरेशंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? द रेट ऑफ इवेपोरेशंस इंक्रीज विथ, इसके साथ इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है, तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सबसे पहले एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया का बढ़ा देते हैं तो ये रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। इसे समझना कि सरफेस एरिया को जैसे हम बात करते हैं कि एक ग्लास में वाटर भरा हुआ है, तो ग्लास में वाटर भरा हुआ और एक बड़ी सी प्लेट में वाटर भर दो, या फिर ऐसे ही फ्लोर फर्श पर उसको स्प्रेड कर दो, फैला दो, तो जल्दी कौन सा वाटर ड्राई होगा, सूख जाएगा, जो जिसको ज़्यादा फैलाया गया है ना, या किसी बड़े बर्तन में डाला गया है, वो वाटर जल्दी सूख जाएगा। जबकि ग्लास में जिसका ऊपर का सरफेस एरिया कम है तो वो वेपोराइज कम हो पाएगा। तो ये जो वेपोराइजेशन की जो रेट है वो सरफेस एरिया बढ़ाने से इंक्रीज होती है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। ये इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेनन है, सरफेस की घटना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, the rate of evaporation increases. For example, while putting cloth for drying up, we spread them up. जब कपड़े सुखाते हैं, ये एग्जाम्पल है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तब उन कपड़ों को फैला कर सुखाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सेकंड, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। थर्ड, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। हाँ, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी एयर में वाटर की जो अमाउंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एयर में जितना वाटर होगा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, वाटर वेपर जितना होगा उतनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एयर में इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो दूसरी जो वाटर वेपर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, तो वहाँ पे वेपोरेशन कम होगा। तो इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एयर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जब वो अमाउंट उस एयर में आ जाता है तो फिर वो वाटर वेपराइज नहीं हो पाता। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। जब एयर में वाटर वेपर की अमाउंट पहले से ज़्यादा है तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा। इसका सीधा सा एग्जांपल एक और है कि जब हम किसी ज़्यादा हॉट प्लेस में, जब ड्राई एरियाज़ में जाते हैं तो ड्राई एरियाज़ में वहाँ पे हमें जो भी स्वेट पसीना आता है वो जल्दी से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। जबकि हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बारिश होती रहती है, या फिर समझ लो कि हम सी कोस्ट के पास वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो वर्क करते हैं उनसे जो पसीना होता है वो सूख नहीं पाता, जल्दी नहीं सूखता। इसका यही रीज़न है कि वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा है एयर में, और जहाँ पे ड्राई है वहाँ पे वाटर वेपर कम है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड को बढ़ाना, हवा की स्पीड बढ़ गई तो भी वेपोराइजेशन की रेट भी बढ़ जाएगी। It is a common observation that clothes dry faster on a
विंडी डे, जब हवा तेज चल रही होती है तब कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये इसका अच्छा सा एग्जांपल है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द winds decreasing the amount of water vapor in the surrounding। जब हाँ एयर की स्पीड बढ़ जाएगी तो वो उसके आसपास के क्या करेंगे, वाटर वेपर्स को बाहर लेके जाएंगे। तो वहाँ पे वाटर वेपर वैसे भी ऑलरेडी एयर में कम हो जाएगी, कम होगी तो वहाँ पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है इसे समझना इम्पोर्टेंट फिनोमिनन होता है कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे देती है। इसके नॉर्मली हम कुछ एग्जांपल आसपास देखते हैं, एक बार इसे देख लो। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेशंस, ओपन वेसल्स में लिक्विड है वो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से, जो उनकी एनर्जी लॉस्ट हो गई है इवेपोरेशन होते समय। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ब्रेक होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, अपने सराउंडिंग आसपास से वो लेते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल। तो इसके कारण उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो ठंडी हो जाती है, कूल हो जाता है। ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे हम जब नहाकर आ रहे होते हैं या फिर हमें ज़्यादा वर्क करने के बाद में पसीना हो गया और हम जब किसी फ़ैन के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा ठंड लगती है, एकदम से ठंडा ठंडा महसूस होगा जब हम भीगे हुए होते हैं तब। उसका कारण क्या है, उसका कारण रीज़न यही है कि हमारे बॉडी के ऊपर जो वाटर है वो वेपोराइज हो रहा है, और वो वेपोराइज हो रहा है तो वो वेपोराइज हो रहा है तो वेपोराइज होने की जो एनर्जी है वो अपनी बॉडी से ही लेता है, और अपनी बॉडी से जो एनर्जी लेता है वेपोराइज होने की, उसके कारण अपने बॉडी सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसके कारण हमें वो ठंडा ठंडा महसूस होता है। और दूसरा भी इसका एग्जांपल है, जैसे हम किसी वेसल्स में किसी मटके में पानी भर के रखते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा रहता है। वो ठंडा कूल क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके कारण वो वाटर कंटिन्यूसली वेपोराइज होता रहता है, और वो वेपोराइज हो रहा होता जो पानी है वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, अंदर वेसल्स के अंदर के पानी से ही लेता है। तो कंटिन्यूसली उसके वेसल्स के अंदर का पानी या मटके के अंदर का पानी कंटिन्यूसली कूल होता जाता है, ठंडा होता जाता है। एक और एग्जांपल है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर जिसको कहते हैं, ऑन योर पाम, अपने हथेली पर जब कुछ एसीटोन डालते हो तो क्या होता है, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड वेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो उसको डालने पर हमें ठंडा ठंडा महसूस होगा, बिल्कुल। तो हमें ठंडा ठंडा क्यों महसूस होगा, क्योंकि जो एसीटोन है वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है, बहुत जल्दी। तो वो तुरंत ही वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा तो एसीटोन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे, अपनी हथेली से ही लेंगे, अपने पाम से लेंगे, और वो हथेली वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो कूल हो जाएगी। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, है ना। गर्मियों में हम वाटर पानी छिड़कते हैं अपने रूफ पे या फिर ओपन ग्राउंड में। क्यों छिड़कते हैं, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हैज द कूल द हॉट सरफेस। तो वेपोराइज होने के कारण जो हॉट सरफेस है रूफ की या ओपन ग्राउंड की, वो क्या हो जाएगी, वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, समर में हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, दूसरे क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते। We know that during evaporations the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor। हम जानते ही हैं कि जब evaporation की जो फिनोमिनन होती है, जब घटना होता है, तब
पार्टिकल्स हैं, सरफेस के पार्टिकल्स हैं, वो अपनी एनर्जी कहाँ लेंगे? सराउंडिंग से, मतलब उसके आसपास जो है, या फिर बॉडी है तो बॉडी के सरफेस से। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो ये जो हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो हमने पहले के वीडियो में ये समझा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो होती है जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बट वो हीट उसको ज़्यादा मात्रा में हीट देते हैं, तो वो हीट जो उसको वेपोराइज होने के काम आती है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट, वो जो लेटेंट, वो कहाँ से लेता है? वो बॉडी सरफेस से लेता है, बॉडी के सरफेस से लेता है, जिसके कारण बॉडी क्या हो जाती है? कूल। Cotton being a good absorber of water helped in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. कॉटन क्या करता है? अपनी बॉडी से वाटर को एब्जॉर्ब करता था, अब्सॉर्प्शन कर लेता है, और उसके कारण जो एब्जॉर्ब हुआ वाटर है, जो अपने पसीने का, स्वेट का एब्जॉर्ब हो रखा वाटर है, वो सीधा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है और उसका इवेपोरेशन हो जाता है। तब वो एब्जॉर्प्शन के कारण जो इवेपोरेशन होता है, कॉटन सीधा बॉडी की वाटर को ट्रांसमिट कर देता है एयर में, ठीक है। इसके कारण अपनी बॉडी ठंडी रहती है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? आइस से भरी हुई किसी ग्लास में हमने देखा होगा कि उसके सरफेस के चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? वो कहाँ से आई? The water vapor present in air on coming in contact with a cold glass of water lose energy and get converted to liquid state, which we see as water droplets. ठीक है ना। तो होता ही है कि आइस भरी हुई है ग्लास में, और एयर में क्या है? एयर में हम जानते ही हैं कि वाटर वेपर होती है। अब वो वेपर स्टेट में है, वो वाटर किस में? वेपर स्टेट में। और जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो ग्लास एकदम कूल है, ठंडी है आइस के कारण, तो वो वाटर वेपर वहाँ पर आकर ग्लास की सरफेस पर टच होकर वहाँ कूल हो जाती है। जैसे ही उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, वो टेम्परेचर लो हो जाता है, तब वो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस लिक्विड में कन्वर्ट होने के कारण ही वहाँ पे ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। Now scientists are talking of 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate। यहाँ पे दो और स्टेट की बात हो रही है। अभी तक हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब दो और स्टेट है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वो क्या स्टेट है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये जो उन पार्टिकल्स में ये प्लाज्मा स्टेट होती है जो जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सुपर एनर्जिक होती है, और एक्साइटनेस, उनकी पार्टिकल्स की उत्तेजना भी बहुत ही ज़्यादा होती है। These particles are in the form of ionized gas, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। आयोनाइज्ड गैस, गैस है वो आयन्स के रूप में होंगे। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो हम फ्लोरेसेंस ट्यूब देखते हैं एंड नियॉन बल्ब्स देखते हैं, तो उसके अंदर प्लाज्मा गैस भरी हुई होती है। Inside a neon sign bulb there is neon gas, and inside a fluorescent tube there is helium gas or some other gas. Then तो नियॉन बल्ब में कौन सी गैस है? नियॉन गैस। और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्या है? हीलियम गैस भरी हुई होती है। इसके कारण वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक लाइटनिंग इफेक्ट दे देते हैं। द गैस गेट आयोनाइज्ड, दैट इज get charged with electric energy flow through it।
आयोनाइज्ड गैस हैं, आयोनाइज्ड गैस क्या करते हैं, वो चार्ज होते हैं और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो देते हैं, तो अपने में से इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो होने देते हैं। दिस चार्जिंग ऑफ क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। तो ये जो आयोनाइज्ड गैस में से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है, बहती है, इसके कारण जो प्लाज्मा है वो ग्लोइंग इफेक्ट करता है, वो बल्ब है ना, वो जलना शुरू होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। द प्लाज्मा ग्लोज विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। प्लाज्मा का जो ग्लो है, उसकी जो चमक है, वो अलग अलग स्पेशल कलर की होती है, वो उस गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसी गैस भरी हुई है, उस गैस के हिसाब से उसमें चमक या ग्लो होगी। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। सन और स्टार्स क्यों ग्लो करते हैं, क्यों चमकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा क्यों बना उनमें, स्टार्स में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, और तो हाई टेम्परेचर होने के कारण उनकी गैस से सुपर एनर्जेटिक होगी एंड सुपर एक्साइटेड होगी। तो इस प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा स्टेट वो है जिनके पार्टिकल्स क्या है, सुपर एनर्जेटिक है एंड सुपर एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो कुछ गैसी फॉर्म में होती है, गैस होती है, और वो गैसें कौन सी होती है, आयोनाइज्ड गैस होती है। कॉमनली हम फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन ट्यूब्स को देखते हैं जो ग्लो करते हैं। ये आपने देखा होगा मार्केट में जो बल्ब्स लगे हुए होते हैं, जो चमकते हैं, दुकानों के ऊपर सजे हुए होते हैं, तो वो फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन ट्यूब्स के भी होते हैं, और इनके अंदर गैस भरी हुई होती है, और गैस वो क्या होती है, आयोनाइज्ड गैस होती है। और आयोनाइज्ड गैस होती है वो चार्जिंग इफेक्ट में होती है, चार्ज होती है, और उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहती है, और उन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होने के कारण वो क्या करते हैं, चमकते हैं, ग्लो होते हैं। ठीक है ना। अगला स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for a fifth state of matter। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका कैलकुलेशन किया, जो पांचवी स्टेट है उसके बारे में। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आइंस्टीन ने उसी कैलकुलेशन के आधार पर एक प्रेडिक्ट किया एक नया मैटर को, उसका नाम है द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल, Wolfgang Ketterle and Carl E. Wehrmann of USA received a Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensates। The BEC, जिसको BEC कहते हैं, तो वो कैसे बनती है, is formed by cooling a gas of extremely low density। बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पर किसी गैस को ठंडा करो तब इस BEC का फॉर्मेशन होता है। अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, द सुपर लो टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर वेरी सुपर लो, बहुत कम होता है, एंड डेंसिटी भी वेरी लो होती है। तो अबाउट कितनी लो होती है, 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। हवा की जो एयर की डेंसिटी है उससे भी 100,000 तक लो होती है। तो इस प्रकार से ये जो नए स्टेट्स आए हैं जिसके बारे में अभी बात की, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट तो हम जानते ही हैं नॉर्मली, लेकिन जब प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये वेरी सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, और वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं, और इनमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है, जिससे वो गैस क्या करती है, ग्लो करती है, उसमें चमक आती है। और BEC की बात करते हैं तो BEC में गैस को क्या करना, वेरी कूल करना है, बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होती है एक्सट्रीम लो डेंसिटी पर, और डेंसिटी भी उसकी वेरी लो होती है, इसके कारण ये नया BEC फॉर्म भी बनती है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था, एंड प्लीज़ अगर
अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगले चैप्टर्स के नए नए वीडियो दूँ, वो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड like.